नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका प्रमोद ऑनलाइन क्लासेज वृंदावन में। देखिए, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद। ये जो टॉपिक है बहुपद का अच्छा टॉपिक है। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए तो लाभकारी है ही, लेकिन इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो मेरा निवेदन है सभी से, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें। 10वीं क्लास के बच्चों के तो ये है ही, लेकिन उसके साथ में कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी इसको जरूर से जरूर देखिए। तो अब हम शुरू करते हैं आज बहुपद। देखिए, बीजगणित का टॉपिक है बहुपद। ये यहाँ बहुपद जो होता है बीजगणित में, बहुपद के जो प्रकार होते हैं, ये बहुपद के जो प्रकार हैं, ये एक तो होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद। अब पद के आधार पर ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, एक पद ये भी हो सकता है, दो पद ये भी हो सकता है जिसको हम द्विपद कहते हैं। एक पदीय में जैसे आपने कोई भी उदाहरण ले लिया, यहाँ 4x ले लिया, द्विपदीय का कोई दो उदाहरण दूसरा ले लिया, x + 4 ले लिया। तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय भी हो सकता है, तीन विपद हो सकते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया पद के आधार पर। ये कॉमन चीज है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पद के आधार पर जो बहुपद के प्रकार होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। एक ही पद है तो उसको एक पद कहेंगे, दो पद है तो उसको द्विपद कहेंगे, तीन है तो उसको त्रिपद कहेंगे, इस तरह से। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद। देखिए साथियों, जो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हैं, ये पहला प्रकार इसका होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें बहुपद की घात एक होती है, जिसमें बहुपद की घात एक होती है, वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात एक होती है, इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। आप इसको सामान्य भाषा में एक घाती बहुपद भी कह सकते हैं, लेकिन नाम इसका थोड़ा अच्छा नहीं लगता है एक घाती, तो उसको यहाँ एक घाती की जगह उसका नाम रख दिया रैखिक बहुपद। आप इसको रैखिक समीकरण में कह देते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है? एक होती है, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब एक चीज आ रही है बहुपद की घात। ये जो बहुपद की घात होती है, किसी भी समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होती है, ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात को, बहुपद की घात को, किसी भी समीकरण की जो सबसे बड़ी घात होती है वो ही उस बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है द्विघाती। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, अब नाम से ही पता चल रहा है, द्वि यानी दो, घाती यानी घात। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है? दो होती है। घात कितनी होती है? दो होती है। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है? दो होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? द्विघाती बहुपद के नाम से जाना जाता है। जिसमें बहुपद की घात दो होती है वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे कोई भी एक उदाहरण हमने यहाँ ले लिया, यहाँ लिख दिया 4x² - 4x + 1 ले लिया। इसमें ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये द्विघाती बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ बहुपद की घात कितनी है? दो। अब थोड़ा सा ध्यान दें, कंपटीशन में कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। 9वीं क्लास में तो इस तरह के हैं ही, 9th क्लास में भी है ये, कि दिए गए समीकरण में 4x² - 4x + 1 में बहुपद की घात क्या होगी। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि 4x² - 4x + 1 में बहुपद की घात क्या होगी। तो आपको ऊपर बताया, लिखाया तो नहीं है, लेकिन आप नोट कर लेना, बहुपद की जो घात है वो अधिकतम घात जो रहेगी वो ही बहुपद की घात होगी। सबसे बड़ी जो घात है वो बहुपद की घात है। तो इस समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी है? दो है। इसकी तो घात एक मानेंगे, तो ये बहुपद की घात में दो है। सबसे बड़ी घात जो रहेगी वही बहुपद की घात है। तो इसमें यदि आपसे बहुपद की घात पूछी जाए तो उत्तर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ बहुपद की घात 2 है।
और बहुपद की घात 2 है, इसलिए कैसा समीकरण है, द्विघाती समीकरण या द्विघाती बहुपद है ये। तीसरा हम इसका प्रकार कह सकते हैं त्रिघाती समीकरण। क्या, त्रिघाती समीकरण या त्रिघाती बहुपद। अब इसकी भी परिभाषा की आपको जरूरत नहीं है, नाम से पता है, त्रिअंतिम घाती यानी घात। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ घात 3 होती है, बहुपद की घात कितनी होती है भाई, 3 होती है, इसको हम त्रिघाती समीकरण कह देते हैं। कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये दे दिया यहाँ 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, कोई भी उदाहरण लिख दिया। इसमें आपसे पूछ ली जाए कि बहुपद की घात क्या है भाई, यहाँ सॉरी 2x प्लस यहाँ लिख दिया मान लीजिए 5, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में बहुपद की घात क्या है। सबसे पहले तो आपको बहुपद की घात बतानी है, कितनी होगी भाई बहुपद की घात। यहाँ सबसे बड़ी घात देखो, बहुपद की घात वो होगी जो सबसे बड़ी घात है। क्या है यहाँ सबसे बड़ी घात, 3 है, तो इसमें बहुपद की घात क्या है, 3 है। दूसरा बहुपद के प्रकार में जिसको देखें कि साहब ये कौन सा प्रकार है, तो बहुपद की घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से ये घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार है। रैखिक बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 होती है, द्विघाती बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 होती है, त्रिघाती बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 होती है। बहुपद की घात होती क्या है, किसी भी समीकरण में या किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस समीकरण की या बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो ये आपका घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार हैं। अब देखिए यहां इन प्रकारों के बाद में जो हम पढ़ेंगे आज, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है द्विघाती बहुपद। क्या है, द्विघाती बहुपद। आज हम पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद या द्विघाती समीकरण जिसको आप कह देते हैं। परिभाषा पीछे आपने लिखी है कि ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, द्विघाती बहुपद या द्विघाती समीकरण कहते हैं। अब द्विघाती समीकरण के 10वीं क्लास वाले भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कंपटीशन वाले भी देख रहे हैं इस वीडियो को। मैं 10वीं क्लास के स्तर से भी बताऊंगा और कंपटीशन के स्तर से भी आपको बताऊंगा, छोटा भी हो जाता है किस तरह से होगा, तो वो चीज भी आप यहाँ पढ़ेंगे। द्विघाती जो बहुपद होता है, कोई भी जो द्विघाती बहुपद है उसकी जो फॉर्म होती है कि किस स्थिति में द्विघाती बहुपद लिखा होता है, ये इस तरह से रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म यदि किसी बहुपद की है तो आप मानेंगे कि वो द्विघाती बहुपद है। ये द्विघाती बहुपद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, 0। अब देखिए यहाँ जो ये abc है तीनों, ये abc तीनों यहाँ वास्तविक संख्याएं हैं, यानी ये संख्या है। एक्स स्क्वायर जो x लिखा हुआ है ये तो यहाँ एक तरह से बीज है, चल रहे हैं, तो यहाँ x की जगह t लिखा हो सकता है, p लिखा हो सकता है, y लिखा हो सकता है, लेकिन ये जो a b और c यहाँ लिखी हुई है इनके स्थान पर आपको संख्याएं लिखी हुई मिलेगी। वहां कई बार नहीं भी लिखी हुई मिलती है तो उनका मान हम अलग से मान लेते हैं। तो यहाँ a b और c नोट करते चल रहे इसको, a b c ये है तीनों क्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये तीनों यहाँ वास्तविक संख्याएं हैं। अब एक चीज और आ गई बच्चों कि सर वास्तविक संख्या क्या है, गणित में जो वास्तविक संख्याएं हैं ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती है ना उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो एबीसी तीनों क्या है यहाँ, वास्तविक संख्या यानी संख्या है। अब वो वर्गमूल में लिखी हो सकती है, पॉइंट में लिखी हो सकती है, पूर्णांक में लिखी हो सकती है, कैसे भी हो वो संख्याएं हैं। इनमें भी आपको अलग अलग ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है ये चीज, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जो ए है ये ए होता है बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये गुणांक वाला टॉपिक भी है। एक में छोटा सा उदाहरण यहाँ बता देता हूँ, गुणांक में क्या चीज होती है, किस तरह से रहता है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, साइड में आप देखें, ये गुणांक के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा में क्वेश्चन आ जाता है। मान लो यहाँ लिख दिया मैंने कि 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए इस सवाल में कि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये क्वेश्चन के रूप में आप वैसे ही समझ लो थोड़ा सा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है आपको कि भाई 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब गुणा का अंक, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जिस संख्या का गुणा हो रहा है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, क्योंकि ये चर के बीच में और संख्या के बीच में चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणा का चिन्ह मानेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों
5 है। अब इसमें एक चर और आया x, यहां से पूछ लिया जाए कि भाई x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है। अब थोड़ा सा आपको संख्या नहीं दिखाई दे रही कि साहब इसके साथ में तो कोई गुणा ही नहीं है किसी भी संख्या का, तो नहीं है तो हम उसको 0 मान ले, नहीं ऐसा नहीं होता है। यहाँ x का गुणांक जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, किसी चर के साथ में कोई संख्या नहीं है, तो ऐसे में गुणांक कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इस तरह से आपको गुणांक का टॉपिक भी यही हो जाएगा। इसको भी आप देख लें, जो गुणांक आपसे पूछता है किसी भी चर के साथ में पूछ रहा है तो उसका कितने का गुणा कर रखा है, वो जो संख्या है, चाहे वो प्लस की है, चाहे वो माइनस की है, चाहे वो पॉइंट में है, चाहे वो अंडर रूट में है, जो भी है वो आपका गुणांक कहलाएगा। और इसके साथ गुणा नहीं है किसी भी संख्या का, तो ऐसी स्थिति में आपको गुणांक क्या मानना पड़ता है, 1 मानना पड़ता है। ये कंपटीशन वाले बच्चों का काम का है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-2 पेपरों में पीछे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब वापस अपने टॉपिक पर आ जाए हम, द्विघात बहुपद। तो द्विघाती सम बहुपद में हमने सबसे पहले यहां लिखा है a होता है x स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें लिखा है b जो है आपका ये होता है किसका गुणांक, x का गुणांक। b क्या है, x का गुणांक है। अब लास्ट में ये c है, ये भी एक संख्या है, वास्तविक संख्या। c जो होती है यहाँ, ये एक तरह से अचर पद के हैं, इसको क्या कहते हैं, अचर पद, या यूं समझे आप सामान्य भाषा में अकेली संख्या, यानी x के साथ में या x स्क्वायर के साथ में जो उसका गुणा नहीं हो रहा है, वो एक साधारण नाम इसका हम मान लेते हैं अकेली संख्या। ये अकेली संख्या अचर पद होता है वैसे ये, लेकिन इसको हम अकेली संख्या नाम दे रहे हैं। तो a तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर और x की जगह आपको कोई भी ABCD लिखी मिल सकती है, वहां b लिखा हो, h लिखा हो, p लिखा हो, q लिखा हो, t लिखा हो, y लिखा हो, जो भी है। तो a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक, और c होता है यहाँ अचर पद यानी अकेली संख्या। फॉर्म जरूर याद रखेंगे, फॉर्म महत्वपूर्ण है इसमें। a एक्स स्क्वायर ये पहले लिखा होना चाहिए, bx वाला पद बीच में आना चाहिए, c वाला पद अंत में होना चाहिए, बराबर में आपको क्या है यहाँ 0। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब इसमें ये जो द्विघाती बहुपद है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए 10वीं क्लास में ये चैप्टर 2 जगह है, ये तीसरी प्रश्नावली में भी है शायद, और एक अलग से और आएगा शायद चौथी में प्रश्नावली में या 5वीं प्रश्नावली में चल करके भी आगे आएगा। तो यहाँ 2-3 तरह से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरी प्रश्नावली में जो 10वीं क्लास में है, उसमें आपसे एक समीकरण देगा और समीकरण के आपसे हल पूछ लेगा कि दिए गए समीकरण का हल कीजिए या गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड आपसे पूछ सकता है द्विघाती समीकरण के। गुणनखंड के अलावा आपसे समीकरण दे देगा, कह देगा कि इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा आपसे शून्यक पूछ लेगा, ये महत्वपूर्ण है, शून्यक। आपको समीकरण दे दिया एक द्विघाती समीकरण और आगे कह देगा कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक नहीं पूछेगा तो उसी की जगह आपसे पूछ लेगा कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूल। अब देखो जब आपसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, जो प्रश्न आपका आएगा द्विघाती समीकरण में, एक क्वेश्चन तो आपका हो सकता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन तो हो सकता है आपसे इसका गुणनखंड पूछ लेगा कि साहब इसके गुणनखंड करो। दूसरा क्वेश्चन होता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x या जो भी चर होगा उसमें x y t जो भी है, x का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। और इसी में ये चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। देखो गुणनखंड भी आपसे करवा लेगा, कॉमन चीजें हैं, ध्यान दें। कंपटीशन वाले भी विशेष रूप से इसको समझने की कोशिश करें, ये आपके बहुत काम की चीज है। यदि इसको समझेंगे तो ये टॉपिक आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा। गुणनखंड आपसे पूछ सकता है, x का मान या y जो भी चर होगा उसके साथ में y t p उसका मान आपसे पूछेगा। शून्यक ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ सकता है। मूल ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ सकता है। ये जो नीचे 3 चीजें ना भाई, ये तीनों तो बराबर है। 10वीं क्लास के स्तर से थोड़ा सा ही अलग हो जाएगा। वहां तीसरी प्रश्नावली में आपसे शून्य पूछ लेगा, आगे जाके मूल पूछ लेगा। तो कंपटीशन वाले भी देख लें, ये तीनों सेम है। एक्स वाई का मान पूछेगा तब भी वही मान आएंगे, शून्य पूछेगा तब भी वही रहेगा, मूल पूछेगा तब भी वही रहेगा। एक चीज और, यहाँ मूल या शून्य के जो एक्स के मान रहेंगे ये निर्भर करते हैं घात के ऊपर। किसी भी बहुपद की जो घात होती है ना, उतने ही उसके मूल होंगे भाई। यहाँ कौन सा बहुपद पढ़ रहे हैं, द्विघाती बहुपद पढ़ रहे हैं, तो इसके मूल कितने होंगे बच्चों, 2 मूल होंगे। कितने, 2। घात के बराबर मूल होते हैं। द्विघाती बहुपद है तो 2 मूल होंगे, त्रिघाती है तो वो आगे चला जाएगा, 3 होंगे। यहाँ जो मूल रहते हैं वो हमेशा घात के बराबर। तो हम द्विघाती समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसके मूल या शून्यक या x के मान कितने आएंगे, 2 मान आएंगे। और ये तीनों बिल्कुल सेम है। आपसे किसी भी द्विघात समीकरण में चाहे x का मान पूछे, चाहे उसके शून्यक पूछे, चाहे उसके मूल पूछे, इन तीनों का आंसर तो सेम रहेगा। गुणनखंड
ये थोड़ा सा अलग है, ये तो पहले का हिस्सा है, गुणनखंड तो ऊपर ही रह जाएगा, ये तीनों मान नीचे जाके आएंगे, तो ये तीनों सेम है, ये अलग है, ये चीज आप नोट करनी। अब इसके अलावा यहां इनका जो संबंध रहता है द्विघात बहुपद में, शून्यकों के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। द्विघाती समीकरण या बहुपद कहें के शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध है। द्विघाती समीकरण के शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध। देखिए यहां द्विघाती समीकरण के कितने शून्यक होंगे भाई? 2 शून्यक होंगे, क्योंकि द्विघाती है, शून्यक घात के बराबर रहते हैं, आप तो ये मानो द्विघाती है तो 2 शून्यक रहेंगे, 2 ही रूट रहेंगे, 2 ही x के मान रहेंगे, और गुणांक यही ax² का गुणांक है, bx का गुणांक है, c अचर पद है। अब इनका जो संबंध रहता है, इसके लिए आपको 2 शून्यक मानने पड़ेंगे। माना कि ये 10th क्लास वाले को समझ लें इसको ढंग से, 10th क्लास का है ये। माना कि अल्फा एवं बीटा 2 शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है? बहुपद के 2 शून्यक है। कोई भी द्विघाती बहुपद है उसके हमने 2 शून्यक तो होंगे ही होंगे, इसलिए वो 2 शून्यकों का हमने नाम रख दिया। एक शून्यक को कह दिया अल्फा, दूसरे का नाम रख दिया हमने बीटा। माना कि अल्फा और बीटा द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक है। अब इसमें इनका जो शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध है, इसमें पहला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग। शून्यक आपने क्या माने? अल्फा और बीटा, तो ये हो जाएगा सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग। कंपटीशन में तो सीधा ही पूछ लेता है, एक समीकरण दे देगा आपको द्विघाती समीकरण कोई, और उसमें पूछ लेगा भाई इस द्विघाती समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आपको सीधा सूत्र याद रखना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों माइनस का b बटा a। दूसरा इसमें रहता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यक आपने क्या माने? अल्फा और बीटा मान रखें, वहां तो 2 संख्या आएंगी, उनकी जगह अल्फा बीटा की जगह वो संख्या रख लेंगे, शून्यक रख लेंगे। शून्यकों का गुणा होता है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, कोई भी चीज नहीं है, गुणा मानेंगे। अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c बटा a। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या है? c बटा a। अब देखो दोबारा, अल्फा और बीटा तो क्या है? यहाँ 2 शून्यक है, ठीक है, और b और a c ये आपने पहले से ही मान रखे गुणांक। यहाँ a तो होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, और c होती है आपकी अचर पद या अकेली संख्या। अब कई बार क्या होता है, ए बी सी में मान नहीं होते हैं, जैसे एक b का मान नहीं है तो b का मान 1 मान लेंगे, कोई गुणा का नहीं है, c का मान नहीं होता है तो वहां उसका मान 0 मान लेते हैं, वो आगे सवाल के ऊपर रहेगा। तो ये आपको 2 सूत्र ध्यान रखने हैं शून्यकों के संबंध के बारे में। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a। उतार लिया होगा, तो मैं और आगे थोड़ा सा चलता हूँ, ये चीजें मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध आराम से उतार सकते हैं आप, जब वीडियो देखते हैं तो उसको थोड़ा सा रोक करके आप उतार लें आराम से, तब तक मैं आगे चलते हैं हम। तो देखिए बच्चों, शून्यकों के बाद में हम बात करते हैं द्विघाती बहुपद के मूलों की प्रकृति। मूल और शून्यक और x का मान, ये बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा 10वीं क्लास का भी हम ले रहे हैं साथ में, तो तीसरे प्रश्नावली 10वीं क्लास में, तो ये मूलों की प्रकृति आपको निकालनी है। अच्छा, मूल कितने होंगे द्विघाती समीकरण के? हाँ भाई, 2 मूल होंगे, और शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। x y के कोई चर के मान पूछेगा द्विघाती समीकरण में कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। तो मूलों की प्रकृति यहाँ 3 प्रकार की है बच्चों, और जो मूलों की प्रकृति है उसके लिए आपको एक श्रीधराचार्य सूत्र और याद रखना है भाई। मूलों की प्रकृति के लिए श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, इसका दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, ये श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र है ना, ये द्विघात समीकरणों को हल करने के काम आता है भाई। तो श्रीधराचार्य सूत्र आपका है माइनस b प्लस माइनस b
स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटा 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये आपका द्विघाती सूत्र है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटा 2a। इसको हम कहते हैं द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। अब मूलों की प्रकृति हम निकालते हैं नंबर 1। पहली जो मूलों की प्रकृति है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर चलती है बच्चों, मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पहली कंडीशन होती है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, पहली प्रकृति है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है किसके, 0 के, तो मूल बराबर यानी कि समान और वास्तविक होंगे, इनका अस्तित्व होगा। ये पहली कंडीशन है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, यानी कि हम b का मान, a का मान और c का मान लिखते हैं, इसको हल करते हैं, वो किसके बराबर आ जाए, 0 के। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल बराबर होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। नंबर 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन यानी बड़ा, ये चिन्ह बड़े की तरफ देखता है हमेशा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है किससे, 0 से। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है किससे, 0 से। तो मूल भिन्न भिन्न यानी अलग अलग और वास्तविक होंगे। ये भिन्न भिन्न लिखा है ना, 2 का मतलब भिन्न भिन्न, 2 बार भिन्न भिन्न है, वास्तविक होंगे। ये दूसरी प्रकृति है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, इनका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तो मूल भिन्न भिन्न और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और तीसरी कंडीशन है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन यानी छोटा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है किससे, 0 से। या यूं कहें कि 0 बड़ा है किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। जैसे ये तो 0 है और ये अब 0 से छोटा तो किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये यहाँ यदि माइनस में आता है और 0 यहाँ 0 रहता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, तो यहाँ जो मूल रहते हैं वो काल्पनिक होते हैं बच्चों, काल्पनिक। तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ये प्रकृति है, इसको आप नोट करें, एक बार और समझे दोबारा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए आपको सूत्र याद रखना है, श्रीधराचार्य सूत्र, और द्विघाती सूत्र भी इसी को कहते हैं हम। सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटा 2a। ठीक है, अब हम प्रकृति निकालते हैं। तीन स्थितियां हैं इसकी। पहली कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर है किसके, 0 के, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है हल करने के बाद में, तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। दूसरी है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है किससे, 0 से, यानी कि जैसे 0 से बड़ा कुछ भी आ जाए, चाहे 0.1 आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, तो मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। और तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा आएगा किससे, 0 से, यानी कि मान माइनस में आएगा, तो मूल किस में होंगे, क्या कहेंगे, प्रकृति क्या होगी भाई, काल्पनिक होगी। क्या होगी प्रकृति, काल्पनिक। इनके ऊपर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अब इनके ऊपर हम आगे सवाल हल करेंगे, प्रकृति के ऊपर ही सवाल मिलेंगे आपको, तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब मैं मिटा रहा हूं, तब तक आप इनको उतार लें। तो देखिए बच्चों, पीछे आपने मूलों की प्रकृति पढ़ ली, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध हमने देख लिया। अब हम हल पर चलते हैं कि जो द्विघाती समीकरण होता है उसको हल कैसे किया जाता है। कोई भी जो द्विघाती बहुपद होता है, द्विघाती जो समीकरण होता है, उसको हल करने की बच्चों 3 विधि है। पहली है गुणनखंड विधि, जिसको आपने छोटी क्लासों में मध्यपद विभाजन भी नाम दिया होगा, पहले कहीं पढ़ा होगा, मध्यपद विभाजन। दूसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, इसको हम कहते हैं। और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। अब देखिए 10वीं क्लास के स्तर से तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। 10वीं में तो 3.1 में तो इसके दिए, फिर उससे अगले प्रश्नावली में श्रीधराचार्य के दिए, फिर एक प्रश्नावली में पूर्ण वर्ग विधि के भी दिए। तो 10वीं के लिए तो ये तीनों महत्वपूर्ण है। और कंपटीशन के लिए आपको 2 काम आएंगे इसमें से, पहली और ये दूसरी। ध्यान रखना, थोड़ा सा बच्चों आपको हो सकता है 10वीं वाले बच्चों को ये लगे कि गुरुजी तो कंपटीशन की बात भी बीच में ला रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके साथ साथ कंपटीशन वाले का भला हो जाएगा। और कंपटीशन वाले ये नहीं सोचे कि हमारे साथ साथ 10वीं वालों को क्यों पढ़ा रहे, कोई वो आपके छोटे भाई बहन है, आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए तो अच्छी बात है। तो
कंपटीशन के लिहाज से तो ये दो काम आएंगी, गुणनखंड विधि और ये श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र। और 10वीं के स्तर से तीनों ही काम आएंगी। पहली गुणनखंड विधि जिसको मध्यपद विभाजन कहते हैं, दूसरी श्रीधराचार्य और तीसरी पूर्ण वर्ग विधि। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज गुणनखंड विधि से द्विघाती समीकरणों को हल करना। पहली विधि हम कौन सी पढ़ रहे हैं बच्चों? गुणनखंड विधि से द्विघाती समीकरणों को या द्विघाती बहुपद को हल करना। कैसे गुणनखंड किए जाते हैं देखिए। ये 8वीं क्लास में भी है, 9वीं क्लास में भी है और 10वीं में भी। आप चाहें तो 8वीं क्लास वाले बच्चे भी अपने घर में यदि हों तो 8वीं क्लास वाले बच्चों को भी बता सकते हैं, 9वीं वालों को भी बता सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं और जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो आपके कंपटीशन की एग्जाम का है। कंपटीशन का एक क्वेश्चन है यहां, बहुपद f(x) बराबर 2x² माइनस 5x प्लस 2 का सही गुणनखंड क्या है? एक बच्चों 10वीं वाले भी ध्यान दें, 9वीं 10वीं 8वीं और कंपटीशन वाले भी। कंपटीशन वालों के लिए इसको मैं छोटा करने का तरीका बताऊंगा। ऑप्शन की विधि भी उनमें है, लेकिन एक बार आप पूरा तरीका समझ लें, ऑप्शन तो बाद में है। यहां सवाल आपका है, कोई बहुपद दिया है 2x² माइनस 5x है, सुनिए 2x² माइनस 5x प्लस 2 का सही गुणनखंड कीजिए। किस विधि से करना है हमें? ये गुणनखंड विधि से। 10वीं वाले बच्चे ध्यान दें, जब आपको विधि का नाम नहीं लिखता है, केवल आपसे गुणनखंड करवा रहा है, कोई विधि नहीं लिख रहा है कि द्विघाती विधि से हल करो या पूर्ण वर्ग से करो, तो आपको गुणनखंड विधि से ही करना है और ज्यादातर हम इसका उपयोग करेंगे। तो सवाल आपका है 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर हम मानते हैं यहाँ 0 को, फिर द्विघाती समीकरण है। अब मध्यपद विभाजन या गुणनखंड विधि में क्या करना होता है बच्चों? सबसे पहले एक तो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आ गया। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के हिसाब तो माइनस को है प्लस खाओ, कोई बात नहीं, चिन्ह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो एक बार इसको हल करें। सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले पद का तीसरे पद से आपको गुणा करना होता है। पहले पद का तीसरे पद से गुणा। तो पहला पद 2x² है और तीसरा पद 2 है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x² आ रहा है। गुणनफल कितना आ रहा है? 4x²। ये आपको मन में रखना है, चाहे आप गुणा करके लिख लो नीचे, चाहे आप अपने मन में रख लो उस बात को। तो पहले पद का तीसरे पद से गुणा करना है, 4x² आ गया आपका गुणा। अब इसमें जो गुणनखंड होते हैं बच्चों, इसका एक दूसरा नाम हमने रख रखा है मध्यपद विभाजन, यानी कि जो बीच वाला पद है ना माइनस का 5x, इसका विभाजन करना है, इसके टुकड़े करने 2। क्या करने? 2 टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े कैसे करते हैं इसके? यहां बीच वाली जो पद है, इस बीच वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने पर तो आ जाए, जोड़ने या घटाने पर तो आ जाए माइनस का 5 और गुणा करने पर आ जाए भाई प्लस का 4। गुणा में आ जाए ये प्लस का 4 और जोड़ने पर आ जाए माइनस का कितना? 5। ऐसी 2 संख्या आपको ढूंढनी है जिनका जोड़ आ जाए माइनस का 5 और गुणा आ जाए प्लस का 4। अब देखिए गुणा में प्लस का 4 है और जोड़ में माइनस का है। इसके लिए आपको चिन्हों का भी ध्यान रखना है कि गुणा में प्लस कब आता है, माइनस कब आता है। जब हम माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो हमेशा उत्तर क्या आता है? माइनस आता है। और माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है? उत्तर प्लस आता है। ये तो हो गई गुणा की स्थिति। अब कहीं साहब जोड़ने पर संख्या कैसे आती है? जब आप 2 प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर प्लस में ही आएगा भाई। 2 प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर प्लस किस में आएगा? प्लस में। जोड़ है ये। और 2 माइनस की संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। जैसे मान लो मैं इसको बता देता हूं, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो उत्तर माइनस। मान लीजिए हमने यहाँ इसका उदाहरण मैं यहाँ ले रहा हूँ, माइनस के 5 का गुणा आपने यहाँ 2 से कर दिया। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का है, तो 5 दूनी 10 किसका आएगा? माइनस का। अब हम दोनों ही माइनस की ले लेते हैं। माइनस का 5 का गुणा हमने माइनस के 2 से कर दिया, तो अब दोनों माइनस है, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब 5 दूनी 10, अब प्लस का आएगा। अब जोड़ कैसे करते हैं? 2 प्लस प्लस की संख्या का जोड़ प्लस का, 5 भी प्लस का ले लिया, 2 भी हमने प्लस का ले लिया, ये भी प्लस का है क्योंकि आगे चिन्ह नहीं है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना आएगा? 7 आएगा। और दोनों माइनस की ले लेते हैं, सब माइनस के 5 में जोड़ना है कितना? माइनस का 2। माइनस के 5 में जोड़ना है माइनस का 2। इसको कोष्टक लगा दो जब लगातार 2 चिन्ह है तो।
माइनस के 5 में जोड़ना है माइनस का 2। अब ये जो जोड़ है ये प्लस का और ये माइनस का, ये कोष्टक गुणा हो जाएगा तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में ही आ जाएगा। अब ये दोनों जोड़ेंगे माइनस का 5 और माइनस का 2, तो 5 और 2 कितने होते हैं 7। वो 7 आएगा किसका, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस की जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस का 5 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 7। इस तरह से। तो अब हम वापस अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं। यहाँ पहले पद का तीसरे पद से हमने गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 प्लस का आ रहा है। टुकड़े जो करते हैं, विभाजन जो करते हैं, हमेशा वो बीच वाली संख्या के करते हैं। बीच में है माइनस का 5, तो इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर माइनस का 5 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। अब 4 गुना में देखो आप, 4 गुना 2 तरह से आता है, कहते 4 एकम 4 होता है और या फिर 2 दूनी 4 होता है। आप कहेंगे साहब तो 2 दूनी 4 करेंगे, ठीक है 2 दूनी 4 आपने कर लिया कि साहब 2 दूनी 4 होते हैं, तो 2 को और 2 को जोड़ने पर भी तो 4 ही आएगा, जबकि आना चाहिए कितना 5। तो दूसरा अपने पास 4 एकम 4 कर लिए इसको हम, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 तो ये आ गया और 4 को और 1 को जोड़ते जब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 4 और 1 जो मिलेंगे दोनों काय के लेंगे, माइनस के लेंगे, क्योंकि जोड़ माइनस में आ रहा है गुणा प्लस में। तो यहां से आगे हम इसके टुकड़े कर रहे हैं भाई, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस टुकड़े करने हैं इसके 5x के। 2x स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 किया ना, तो माइनस का 4x और माइनस का 1x, एक इसके आगे लिखो या नहीं लिखो, प्लस का 2 बराबर कितना 0। ये हो गए बीच वाले पद के टुकड़े। अब 4 पद हो जाते हैं। 4 पद आते ही ध्यान रखना है, बीच वाले पद के जैसे आप टुकड़े करोगे यहाँ 4 पद हो जाएंगे और 4 पद आते ही आपको लेना है कॉमन, 2-2 के जोड़े बनाने हैं भाई। कितने के जोड़े, 2-2 के। इसको समूहन विधि से कहते हैं जोड़ा बनाना। तो एक जोड़ा तो ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया, 2-2 के 2 जोड़े बना लिए। अब इन जोड़ों में से, पहले जोड़े में से दूसरे जोड़े में से जो जोड़े बनाते हैं उनमें से हम लेते हैं कॉमन। अब कॉमन क्या होता है, कॉमन वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका आगे की संख्याओं में और खुद में भाग चला जाए। तो 2x स्क्वायर में से 4x में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 का भाग 4 में जा रहा है कि साहब 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लिया तो 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा, कॉमन छोटी संख्या आएगी बड़ी थोड़ी आएगी। तो 2 ले लिया कॉमन, और साथ में x स्क्वायर में से x में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ ये 2x कॉमन ले लिया, तो इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया। जो कॉमन लेते हैं उस कॉमन का बची हुई संख्याओं में आपको भाग देना है। तो 2x का भाग आप पहले कितने में देंगे, 2x स्क्वायर में। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक x कट जाएगा, क्या बचेगा, x बच जाएगा। यहाँ आ जाओ, ये चिन्ह जो का तो यहाँ आ जाएगा। अब 2x का भाग कितने में देना है, 4x में, तो x से x कट गया, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार जाएगा। माइनस ये चिन्ह जो भी आएगा ये हमेशा यहाँ उतर जाएगा, ये माइनस आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको, एक x में से और 2 में से। तो 1 का भाग 2 में जा रहा है, या 2 का भाग 1 में जा रहा है, 1 का भाग जाएगा 2 में, तो 1 ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम x आएगा नहीं क्योंकि इसके साथ में x नहीं है, तो फिर यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, 1 कटी गया, क्या बच गया, x बच गया। अब यहाँ चिन्ह देखना पड़ेगा आपको, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, प्लस से इस माइनस में जब भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस, और यहाँ रह गया 2 बराबर कितना 0। अब ध्यान रखना बच्चों, गुणनखंड विधि से पहचान भी है इसकी, ये जो दोनों कोष्टक है ना, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये कोष्टक वाली संख्या हमेशा क्या आना जरूरी है, समान। पहले भी आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, 8वीं में पढ़ा होगा, 9वीं में, तो x माइनस 2 दोनों समान है। अब क्या करते हैं, समान समान का एक जोड़ा बन जाएगा। तो एक गुणनखंड तो हो गया x माइनस 2 और दूसरा गुणनखंड हो गया 2x माइनस 1। ये आपके दो गुणनखंड आ गए, x माइनस 2 और 2x माइनस 1। इस सवाल में आपसे गुणनखंड पूछा है कि बहुपद fx बराबर इतने का सही गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब 10वीं के स्तर से यदि क्वेश्चन आता है, इसका आपसे गुणनखंड पूछ रहा है, जब तो ये उत्तर है गुणनखंड, दो गुणनखंड आ गए x माइनस 2 और 2x माइनस 1। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये आरआरबी की किसी एग्जाम में आ रहा है, वहां आपको कंपटीशन में ऑप्शन भी देगा वो, तो आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से इस तरह के कोई एक ऑप्शन जो मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा या तो या 2x माइनस 1 मिलेगा। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन इसने दिए, पहले ऑप्शन में इसने दिया है x माइनस 2, दूसरे ऑप्शन में इसने दिया है x माइनस 3, तीसरे ऑप्शन में इसने दिया है x माइनस 4, चौथे ऑप्शन में इसने दिया है x माइनस 5। तो इन दोनों में से एक मिल रहा है आपको, है कोई सा x माइनस 2, तो ए उत्तर हो गया कंपटीशन के हिसाब से। और 10वीं क्लास से पूछेगा तो ये उत्तर है आपका। दोबारा देख लो, इसके गुणनखंड आपसे पूछे, सबसे पहले गुणनखंड जब आप करोगे इसके द्विघाती सूत्र, द्विघाती समीकरण के पहले पद का तीसरे पद से गुणा कर लेना है। 2 दूनी
4x²। x तो अपने आप चल जाएगा, तुम तो संख्या देख लिया करो। 2 दूनी 4। टुकड़े हमेशा बीच वाली संख्या के होंगे। बीच में क्या है? -5। -5 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनको गुणा करने पर आ जाए 4, का 4 प्लस का 4 और जोड़ने पर आ जाए -5। तो वो संख्या है 4 और 1। 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 आएगा, 4 में जोड़ने पर 5 आएगा। दोनों संख्या किसकी लेंगे? माइनस की लेंगे, क्योंकि जोड़ माइनस में आ रहा है, गुणनफल प्लस में। 2x² -4x -1x + 2 = 0। 4 पद हो जाएंगे यहाँ। जैसे इसके आप टुकड़े करोगे 4 पद हो जाएंगे। 4 पद होते 2 के जोड़े बनाने। पहला जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, बराबर क्या है आपकी 0। 4 पद में आप 2 के जोड़े बना लिए। इस जोड़े में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? भाग देने के बाद x बचेगा। इधर ये माइनस आ गया, 2x से 4x में भाग दिया 2 बार। ये चिन्ह हमेशा कॉमन रहेगा। एक दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 और 2 में से 1 कॉमन आ गया। क्या बच रहा है यहाँ? x। इस माइनस से इस प्लस में भाग देंगे, माइनस आएगा और यहाँ क्या बचेगा? ये 2। तो पहला ये दोनों संख्या समान आना जरूरी है। तो एक गुणनखंड तो x - 2 हो गया और दूसरा गुणनखंड 2x - 1 हो गया। इस तरह से आपके समीकरण के 2 गुणनखंड हो गए बच्चों। ठीक है, अब आगे देखो आप। अब थोड़ा सा 10वीं वाले बच्चे थोड़ी देर के लिए सवाल को उतारते हैं, जब तक मैं कंपटीशन वाले बच्चों का इसका एक तरीका और बता देता हूं कि सब कंपटीशन में यदि क्वेश्चन आ जाता है तो इसका उत्तर कैसे आएगा। तो वो चीज आप और देख लो भाई, कंपटीशन वाले भी देख लो। थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको लग रहा होगा 10वीं वालों को, साहब बीच में गुरुजी कंपटीशन वालों को ला रहे हैं, या कंपटीशन वाले सोच रहे होंगे कि ये बीच में 10वीं वालों को ला रहे हैं। 10 कंपटीशन वालों को तो दोनों ही लाभ आपको मिल रहे हैं। यहाँ तो आपको बड़ा तरीका भी बताया गया है गुणनखंड विधि का पूरा, यदि उसको आप भूल जाते हैं, क्योंकि जो मेन तरीका है वो तो ये है गुणनखंड का। अब आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहा है और आप गुणनखंड नहीं कर पाते, तो एक और तरीका है ऑप्शन विधि। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भाई, 10वीं वालों के लिए नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब हो रहा है, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इसको हम ऑप्शन से करते हैं इस सवाल को कंपटीशन में। इस सवाल आ गया, बहुपद 2x² - 5x + 2 का सही गुणनखंड क्या है। सही गुणनखंड पूछ रहा है आपसे, तो हम ऑप्शन से हल करेंगे। तो कंपटीशन में क्या होता है, सभी ऑप्शनों को हम क्या मानते हैं? आंसर मानते हैं। सभी ऑप्शनों को आंसर मानते हैं। पहले ऑप्शन से माना कि आंसर क्या है? x - 2 है इसका गुणनखंड, मान लिया। अब तो वैसे यही उत्तर पर हम मान रहे हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी द्विघाती समीकरण का जो हम गुणनखंड मानते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि वो जो गुणनखंड है तो उसका भाग उस समीकरण में पूरा जाएगा। भाग क्या जाएगा? पूरा जाएगा। तो शेष क्या बचेगा? 0। तो इसको ऐसे मान लें कि सर x - 2 बराबर क्या है? 0 है। तो फिर यहाँ से आप x का मान निकालो। x बराबर ये माइनस 2 इधर चला जाएगा, 0 में 2 जुड़ेगा, कितना आ गया? 2। x का मान कितना है? 2। अभी उत्तर नहीं आया। अब क्या करना है आपको, ये जो x का मान है, इस x के मान को यहाँ रख देना है इसमें समीकरण में, और इस समीकरण का मान क्या हो जाना चाहिए? 0। तो x का मान हम यहाँ रखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर। अब कंपटीशन के लिए भाई जल्दी से वैसे बता दो, सीधा कर देता हूं मैं। 2 × x का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस 5 × x का मान 2, 5 दूनी 10 प्लस 2, ये माइनस का 10 और ये दोनों में प्लस किए हैं 8 और 2, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10, और 10 - 10 बराबर कितना? 0। क्या आ जाना चाहिए? 0। अब ध्यान रखना, जिस ऑप्शन से x का मान आप रख रहे हैं उससे पूरे समीकरण का मान क्या हो जाना चाहिए? 0। जिससे समीकरण का मान 0 होता है वही ऑप्शन आपका क्या होगा? आंसर। तो यहाँ x - 2 से आपका उत्तर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका सही गुणनखंड क्या है? यहाँ x - 2 है। अब कहीं साहब तो यहाँ को तो उत्तर को पता है गुरुजी, हमको ये तो तुमको भी पता है कि x - 2 उत्तर जो तुमने सीधे धर लिया। कोई बात नहीं, तो भाई तुम नीचा का धर देख लो, देखो यहाँ से आ रहा है। एक बार और चेक कर ली थोड़ा सा। x - 3 बराबर आप 0 करें तो फिर x बराबर कितना है? 3 है। वो जो x का मान 3 है, या वापिस यही समीकरण में धरेंगे यहाँ। तो रखो यहाँ 3 × x का मान 3 का स्क्वायर माइनस 5 × x का मान 3 प्लस का 2, क्या आना चाहिए? उत्तर 0। तो 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15 प्लस का कितना? 2। ये दोनों प्लस की 27 और 2 29 में से 15 घटेगा तो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। जबकि आना क्या चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इससे 14 आ रहा है, इससे 0 आ रहा है, तो उत्तर ये होगा 0 वाला। ध्यान दें दोबारा कंपटीशन वाले छात्र, ये सवाल मैंने आपके कंपटीशन से लिया है, रेलवे के किसी एग्जाम में आया है, एनटीपीसी परीक्षा में 18/2016 को। यहाँ पूछा है 2x² - 5x + 2 का सही गुणनखंड कीजिए।
आपको पीछे पूरा तरीका बताया है गुणनखंड करने का मध्य पद से, वो 10वीं क्लास के काम का भी है। और यहाँ यदि आपको वो चीज समझ में नहीं आती है जिनको, तो वो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से जब भी आप सवाल को हल करेंगे सभी ऑप्शनों को आप आंसर मानेंगे। माना कि पहले ऑप्शन से इसका गुणनखंड x माइनस 2 है, ठीक है, x माइनस 2 इसका गुणनखंड मान लिया, जिसको आप गुणनखंड मानोगे तो भाग पूरा जाएगा। आपको बराबर में से क्या रखना है, 0। x माइनस 2 बराबर 0, पक्षांतरण कर दो, x का मान ये 2 आ गया। जो भी x का या y का मान आएगा उसको आपको समीकरण में रख देना है। समीकरण में x y का मान रखने पर समीकरण का मान क्या होना चाहिए, 0। और जिस ऑप्शन से समीकरण का मान 0 है वही ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मैं मिटाता हूं इसको। देखिए बच्चों, ये आपके इस समीकरण के गुणनखंड हो गए 2x माइनस 2 और 2x माइनस 1, ये गुणनखंड आ गए। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे ले रहा हूं। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे गुणनखंड ने पूछ करके पूछता कि साहब x का मान ज्ञात करो, या इसके मूल ज्ञात करो, या इसके शून्यक ज्ञात करो, तीनों एक ही बात है, ध्यान रखना। इसी में यदि आपसे अब आगे पूछे, यहां मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से, इसका गुणनखंड ने पूछ करके आपसे पूछे 5x प्लस 2 में x का मान क्या है या शून्यक क्या है या मूल क्या है, या मूल क्या है। अब इसी से हम x का मान पूछे जब भी उत्तर वही आएगा, शून्य पूछे जब भी उत्तर वही आएगा, मूल पूछे जब भी उत्तर वही आएगा। वैसे भी मूल 2 होंगे क्योंकि द्विघाती समीकरण आप पढ़ रहे हैं, घात के बराबर मूल होते हैं। तो इन तीनों का मतलब एक ही है भाई, x y का मान पूछे चाहे शून्य पूछे चाहे मूल पूछे। तो अब यहां तक आपने कर ही लिया। गुणनखंड यदि आपसे पूछता है तब तो सवाल यही खत्म हो गया। अब आपसे ये शून्य पूछे या मूल पूछे या x का मान पूछे तो आपको आगे चलना है। तो देखिए बराबर में यहाँ क्या चल रहा है, आपका 0 चल रहा है। तो आपसे शून्य पूछेगा या मूल पूछेगा या x का मान, तो आपको क्या करना है, इन दोनों गुणनखंडों के अलग अलग बराबर क्या रखना है, 0, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड है, इसका मतलब इसके इसमें भाग पूरा जाएगा। तो पहला हो गया x माइनस 2 बराबर 0, आपको पक्षांतरण कर देना है। तो x बराबर ये माइनस का 2 इधर से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। पहला तो x का मान क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। दूसरा गुणनखंड हमारा है 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x पक्षांतरण कर दो, 2x बराबर ये माइनस 1 इधर भेज दो, प्लस का 1 हो गया। इस x को मान निकालेंगे अभी, तो 2 में x का गुणा हो रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये आपका x का मान भी यही है, शून्य पूछे जब भी उत्तर यही है, और मूल पूछे जब भी उत्तर यही है, कोई बड़ा नहीं है। गुणनखंड पूछे जब तो आपका सवाल यही पूरा हो गया। इसी जगह पर आपसे x का मान या शून्य या मूल पूछे तब आपको क्या करना है, इन दोनों के गुणनखंडों के अलग अलग बराबर 0 रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमें पता है ये दोनों उसके गुणनखंड है तो इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो x माइनस एक गुणनखंड x माइनस 2 था, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो पक्षांतरण करके प्लस 2 आ गया। दूसरा गुणनखंड 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर पक्षांतरण कर दिया प्लस का 1, तो x बराबर 1/2। ये इसके शून्यक भी हैं, ये इसके दोनों मूल भी हैं, और ये x के या y के जो भी चर है उसका मान भी है। ये सवाल तो आपका यहाँ पूरा हो गया। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, संख्या वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। अब सवाल आपका है कि दिए गए बहुपद fx बराबर 2x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या है या गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपसे शून्यकों का योग और गुणनफल पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको तुरंत वो 2 सूत्र जो हमने पीछे लिखे हैं भाई, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, वो याद रखना है। तो सबसे पहले तो शून्यकों का योग और गुणनफल पूछे तो आपको एबीसी का मान निकाल लेना है। आपको ए बताया था भाई, ए क्या होता है, x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक क्या है, यहाँ 2 है प्लस का। बी क्या होता है बच्चों, x का गुणांक होता है, क्या है वो, यहाँ माइनस का 5 है, चिन्ह का और ध्यान रखना है। बी होता है x का गुणांक, तो माइनस का कितना 5। और सी क्या होता है, अचर पद होता है, अकेली जो संख्या है, तो यहाँ सी का मान कितना है बच्चों, 2 है। एबीसी का मान आ गया। अब इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है शून्यकों का योग, तो यहाँ हम सूत्र लिख लेते हैं। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो इनकी जगह इनका मान रख लो, माइनस का b, ये माइनस
इसमें लग रहा है सूत्र में, तो माइनस बी का मान क्या है, माइनस का 5, या कोष्टक लगा के लिखेंगे माइनस का 5 बटा ए का मान कितना है 2 है। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 5 और बटा में कितना बचेगा 2। ये तो आ गया शून्यकों का योग 5 बटा 2। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसने पूछा है शून्यकों का गुणनफल। बहुत आसान है ये, सबसे आसान है, ये पूछ ले तो आनंद आ जाए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या लिखा है भाई, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सब सी बटा ए, यही होता है ना, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए, सी बटा ए का मान रख दो, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। सी का मान क्या है बच्चों 2 बटा ए का मान क्या है 2, 2 से ये 2 कटेगा कितनी बार, एक बार। ये शून्यकों का गुणनफल है और ये शून्यकों का योगफल है। दोबारा देख लो, कोई भी बहुपद है, ये उदाहरण हमने लिया है, ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन 10वीं में भी पूछ ले या कंपटीशन में भी पूछे, दोनों के लिए सेम है। तो इस बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग और गुणनफल के लिए आपने पीछे सूत्र लिख ही लिया, उसके लिए सबसे पहले आपको एबीसी का मान चाहिए। ये बी का मान है भाई माइनस का 5 हुई, बी बराबर माइनस का 5, तो ए का मान हो गया कितना प्लस का 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, ये रहा माइनस का 5, सी होता है अचर पर। सबसे पहले शून्यकों का योग पूछा है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, तो माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी का मान माइनस का 5 बटा ए का मान 2, ये माइनस माइनस में होकर प्लस हो जाएगा, 5 बटा 2 शून्यकों का योग हो गया। शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, ये सूत्र अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान 2 और ए का मान भी 2 है, 2 में 2 का भाग कितनी बार, एक बार जाएगा, तो ये हल हो गया। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका 10वीं क्लास से ले रहा हूं मैं, 3.1 का है दूसरा क्वेश्चन। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करनी है शून्यकों और गुणांकों के बीच। शून्यक आपसे पूछ रहा है भाई, तो सबसे पहले तो शून्यक निकालने के लिए आपको गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। यहाँ पर सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्या बताया आपको गुणनखंड विधि में, पहले पद का तीसरे पद से गुणा कर लेना है, 4 एकम 4x स्क्वायर। ठीक है, अब पहले पद का तीसरे से गुणा करते ही आपको बीच वाले पद के गुणनखंड करने, क्या है बीच में माइनस का 4 है, तो इसका मतलब ऐसी दो संख्या चाहिए जिनको जोड़ने पर आ जाए माइनस का 4 और गुणा करने पर आ जाए प्लस का 4। क्या है वो संख्या, बहुत आसान है गुणनखंड ये सवाल का, तो 2 और 2 4 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, तो सीधे इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2x, दोनों माइनस के लिए क्योंकि जोड़ माइनस का आ रहा है, और गुणा प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। ये गुणनखंड हो गए ना, 2 दूनी 4 होते हैं प्लस के, और 2 और 2 4 होते हैं, माइनस में आ जाएगा। अब 2 2 के जोड़े बना लो, ये 2 2 के जोड़े आपने बना लिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2x कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, 2x कॉमन लेने के बाद में आप भाग देंगे, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 1x बच जाएगा, माइनस 2x का भाग 2x में 1 बार, ये चिन्ह यहाँ आ जाएगा कॉमन, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x में से 1 में से 1 कॉमन आएगा, 1 का भाग जा रहा है दोनों में, यहाँ क्या बचेगा ये 2x, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 1 का भाग 1 में 1 बार बराबर कितना 0। कोष्टक के अंदर दोनों संख्या समान होना जरूरी है, ये आपकी पहचान है, समान ही है, तो पहला गुणनखंड हो गया 2x माइनस 1 और दूसरा इन दोनों को मिलाकर बन रहा है, ये भी यही है 2x माइनस 1 बराबर 0। पिछले सवाल में आपसे गुणनखंड पूछे थे, यदि आपसे गुणनखंड पूछता तो आपका सवाल यही पूरा हो गया। ये दोनों गुणनखंड है 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, तो गुणनखंड निकाल लिया आपने। अब आपको शून्यक पूछा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इनके x के मान निकाल लो पहले से, तो दोनों के अलग अलग बराबर 0 कर दें, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x पक्षांतरण कर दें बराबर माइनस 1 इधर जाएगा 1, तो x बराबर हो गया 1 बटा 2, 2 का गुणा होगा इधर जाके भाग लग जाएगा, एक तो ये आ गया x का मान, दूसरा भी यही आएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर तो सेम है बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा 2। ये इसके क्या आगे दो शून्यक, आगे दोनों शून्यक पीछे एक सवाल में आपने निकाले, ये शून्यक भी है, ये x y का मान, x का या जो भी चल है उसका मान भी है और ये मूल भी है, यहाँ तक तो वही चीज है। अब यहाँ से आगे 10वीं के सवाल के लिए आपसे पूछ रहा है ये भाई कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यक आपने निकाल लिए, ये कंपटीशन का हो चाहे 10वीं का हो, गुणनखंड पूछे तो यही पूरा हो गया था इसी जगह पर। देखो ये तो गुणनखंड तक का हिस्सा है, शून्यक निकालने, दोनों के अलग अलग बराबर 0 कर दिया। अब आपको सत्यता की जांच करनी है। अब 10वीं वाले बच्चे देखे सत्यता की जांच के लिए क्या करना है,
यहां हम लिखेंगे माना कि अल्फा व बीटा बहुपद के दो शून्यक हैं। कोई भी नाम रख दो, तो नाम रख रखा है किताब वालों ने अल्फा बीटा, इसकी जगह आप और कोई एबीसी मान लो। तो अल्फा और बीटा बहुपद के हमने दो शून्यक मान लिए भाई, दो शून्यक आपने निकाल रखे पहले से, ये तो अल्फा का मान लो और दूसरे को बीटा का मान लो, यहाँ तो दोनों ही सेम है, किसी का भी मान लो। तो यहाँ अल्फा बराबर कितना है 1/2 पहला शून्यक, और बीटा बराबर कितना है दूसरा शून्यक 1/2। ये दोनों शून्यक आ रखे, हमने दो शून्यक अल्फा और बीटा माने, तो अल्फा बीटा थोड़े रखेंगे, उनकी जगह तो संख्या आएंगी ना। ये अल्फा का मान हो गया और ये किसका हो गया बीटा का मान, अल्फा बराबर और ये बीटा बराबर। आप सत्यता की जांच कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1 शून्यकों का योग। इसके साथ साथ आप एक काम और कर लो, अल्फा बीटा के साथ साथ, क्योंकि आपको सत्यता के लिए एबीसी का मान और चाहिए, तो ए का मान बताएं बच्चों। ए क्या होता है एक्स का गुणांक। ए क्या होता है एक्स का गुणांक। क्या है एक्स का गुणांक, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या है वो यहाँ 4 है प्लस का। बी क्या होता है बी एक्स का गुणांक, तो बी का मान क्या है बच्चों माइनस का 4, और सी क्या होता है अचर पद, क्या है वो सी का मान 1 है। ठीक है, अल्फा बीटा एबीसी तीनों के मान हो गए। नंबर 1 शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। ये सूत्र है आपका, इस सूत्र में इनके मान रखने हैं अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दें 1/2 प्लस 1/2। ये सत्यता की जांच, कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, आपका काम तो यही होगा 10वीं वालों के लिए है। यहाँ से आगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, माइनस का b/a, तो माइनस b का मान क्या है माइनस का 4, कोष्टक लगा के हम माइनस का 4 लिख दे, बटा a का मान क्या है भाई 4 है, ये यहाँ 4 लिख दिया। 1/2 1/2 को जोड़ेंगे, अब लघुत्तम लेके जोड़ लो, नहीं तो या तो शाम जोड़ेंगे, आधो और आधो कितने हो गए 1 हो गए, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 1 बराबर ये माइनस और ये माइनस कट गया प्लस हो गया, और इस 4 का इस 4 बार कितनी बार जाएगा 1, आगे दोनों बराबर योग, और यही होना चाहिए सत्यता की जांच में कि ये योग बराबर आना चाहिए दोनों का। दूसरा है यहाँ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। चलो ये सूत्र है हमारा शून्यकों का गुणनफल का, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। वहां से अल्फा बीटा का मान रखो 1/2 गुणा 1/2 बराबर c/a। c का मान देखो कितना है 1 है, बटा a का मान देखो कितना है 4। ठीक है, ये दोनों को गुणा करेंगे, 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे 1/2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 बराबर 1/4, ये भी दोनों बराबर आ गए। तो ये आपकी सत्यता की जांच भी हो गई। सत्यता की जांच हो गई आपकी, दोबारा समझ लो 10वीं के स्तर से सवाल पूरा यहाँ तक है। बाकी कंपटीशन में आपसे मान लो शून्य पूछता, मूल पूछता, एक्स का मान पूछता, गुणनखंड, तो वो चीज भी हमने की है। सवाल था आपका ये पूरा, इसमें सबसे पहले शून्य का आपसे पूछ रहा है ये, तो आपको गुणनखंड विधि से सवाल को हल करना है मध्य पद वाले तरीके से। बीच वाले पद के टुकड़े कर लिए, ये हमने गुणनखंड किए, इसके बाद ये जोड़े बना लिए, यहाँ से आपके 2 गुणनखंड आ गए। यदि आपसे सवाल में गुणनखंड पूछे होते तो ये उत्तर था 2x - 1 2x - 1, ये इसके गुणनखंड है। अब आपसे पूछे साहब इसके शून्य ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो या x का मान ज्ञात करो, तो शून्य मूल या x का मान पूछेगा तो दोनों जो गुणनखंड है उनके अलग अलग बराबर आप 0 रखोगे और पक्षांतरण करके दोनों बार x का मान निकालेंगे। 2 आएंगे मूल वैसे भी, क्योंकि द्विघाती समीकरण हम पढ़ रहे हैं तो 2 ही मूल होंगे। वैसे ये दोनों मूल सेम है, प्रकृति भी आ जाएगी, लेकिन वो बात की बात है, बराबर आए तो आगे ही पढ़ेंगे उस चीज को, प्रकृति को। ये दोनों आगे इसके मूल आ गए या शून्यक आ गए। अब सत्यता की जांच पूछ रहा है 10वीं क्लास में ये कि भाई इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके लिए हम यहाँ ये चीज और ध्यान रखेंगे, माना कि अल्फा और बीटा बहुपद के 2 शून्यक हैं। ठीक है, अल्फा बीटा हमने 2 शून्यक मान रखे हैं यहाँ, अल्फा और बीटा, ये दोनों अल्फा के और बीटा के मान है। ये अल्फा मान लो पहले को, दूसरे को बीटा मान लो। अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी यहाँ तो 1/2 है। जरूरी नहीं है कि बराबर ही, अलग अलग भी हो सकते हैं। साथ में एबीसी का मान भी हम निकाल लेते हैं। ए होता है x स्क्वायर का गुणांक, बी होता है x का गुणांक -4 है, और सी होता है अचर पद प्लस का a। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, इसमें आपने मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये माइनस सूत्र में, ये माइनस या b का मान भी माइनस में है, माइनस का 4/4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का भाग 4 में एक बार गया, इन दोनों को जोड़ लिया, 1/2 को मैंने लघुत्तम ले लिया, सीधा जोड़ लिया। वैसे भी आधा आधा 1 होता है,
तो 1 बराबर 1 और ये आना चाहिए। सत्यता का मतलब है सिद्ध कर रहे हैं इसको हम, तो दोनों का योग बराबर आ जाना चाहिए, तो आपका उत्तर सही है, नहीं तो गलत है भाई। बराबर ही है, अब तो सही है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा गुना बीटा कर लिया, अल्फा गुना बीटा बराबर सी का मान 1 और ए का मान कितना है 4। इनको गुणा कर लिया, 1 गुणा 1 बटा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 बराबर 1 बटा 4। ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये आपका उत्तर हो गया। अब 10वीं क्लास वाले यहाँ उत्तर पूरा करके यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, ये आपका सवाल पूरा हो गया भाई। तो बच्चों आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि जो थोड़ा सी शुरुआत थी, बेस इसका था, वो आपको बताना जरूरी था, उसके बिना आपको ये थोड़ी सी दिक्कत भी आती। और ध्यान दें 10वीं वालों का तो ये चल ही रहा है, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ विशेष रूप से जो भैया बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियो को जरूर देखें। यहाँ आपसे कोई फीस नहीं दे रहा भाई, आपको निःशुल्क। और ज्यादा पढ़ने के साथ ये तो कंपटीशन का नहीं है, तो 10वीं का है, कोई बात नहीं, अपने 10वीं वाले भाइयों को समझा देना, समझ करके यदि आपके काम का नहीं है तो कम से कम देखे तो सही उसको। तो बीच बीच में आपके कंपटीशन के भी मैं सवाल ले रहा हूँ, 10वीं के चल ही रहे। आपको शॉर्ट तरीके से जितना और कोशिश होगी वो भी आपको बताया जाएगा। आज तो थोड़ी शुरुआत थी, बेस ज्यादा हो गया, वीडियो भी ज्यादा बड़ा हो गया, तो आज के लिए तो हम यही विराम देते हैं। बाकी अगला वीडियो आपको फिर उपलब्ध करवाया जाएगा कल या आगामी जो दिन होगा उसमें। तब तक के लिए आप जो पढ़ाया उसको पढ़ते रहें। दूसरा, जो भाई देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा लाइक भी कर ले भाई, शेयर भी कर लें, हो सकता है। तो ये जबरदस्ती नहीं है आप लोगों से, मैं तो आपसे थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो, और ना अच्छा लगे तो हम नीचे एक दूसरो न्यू बटन और है डिसलाइक को वह भी दबा दीजिए भाई। सभी आराम, जो को अच्छो न लगे तो नीचे का बटन दबा दीजिए, तो मैं भी समझ लूंगा डिसलाइक करना है, तो मैं भी अच्छो कौन पढ़ा रहा तो कहीं और कोशिश करूंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा या और अच्छा पढ़ावा की कोशिश करूंगा। तो डिसलाइक करो तो डिसलाइक कर दो, लाइक करो तो लाइक कर दीजिए। और नहीं समझ में आवे या समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आप मेरे उसमें दिए हुए हैं, उसमें लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी कॉल आप मुझसे कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके थोड़ा सा मुझे अवगत जरूर कराएं। कंपटीशन वाले भाई बहन जिनको ये लग रहा है, या आप ये भी बताएं कि साहब 10वीं वालों के साथ में मैं आपको पढ़ाऊं या अलग से वीडियो बना के आपको मैं भेजूं। थोड़े टाइम के अभाव के चक्कर में मैं आपको ये साथ में दूरों का कॉमन भी है इसलिए मैं भेज रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कंपटीशन वालों के लिए भी ये चैप्टर चलेगा, आगे भी आपको वीडियो मिलेंगे कंपटीशन के, अलग से भी आपको वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे, 10वीं वालों को भी वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, सभी को मेरा नमस्कार, बाकी कल।